नमस्कार, स्वागत है आपका इस खास ब्रॉडकास्ट में। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कथित धांधली के आरोप लंबे समय से लग रहे हैं। इसको लेकर कई सारी चुनाव याचिकाएं भी दाखिल की गई हैं और उन चुनाव याचिकाओं में बार बार हाईकोर्ट की तरफ से सवाल खड़े किए गए हैं, नोटिस भेजे गए हैं। इनमें से एक याचिका जो करण सिंह दलाल पलवल से विधायक का उम्मीदवार थे कांग्रेस पार्टी की तरफ से, उन्होंने फाइल की थी मंत्री गौरव गौतम के खिलाफ, जो कि नायब सैनी सरकार में फ़िलहाल मंत्री हैं। और उस पर हाईकोर्ट ने बोला है कि जवाब तुरंत दाखिल किया जाए और जल्द उसकी हियरिंग शुरू करने की बात कही है और कहा गया है कि डे टू डे हियरिंग उस पर शुरू होनी चाहिए। इस तरह की बात हाईकोर्ट ने कही है। अब सवाल ये उठता है कि हम लोग बार बार ये वीडियोज़ बनाते हैं, आपको बताते हैं कि कितनी पिटिशन्स फाइल हुई हैं, किस किस ने फाइल की हैं। आज मैं एक कॉम्प्रिहेंसिव डेटा लेकर आपके सामने आया हूँ। डेटा लेकर आया हूँ उन पिटिशन्स का जो इलेक्शन पिटिशन के तौर पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में दायर की गई हैं। अब सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि चुनाव याचिका यानी इलेक्शन पिटिशन क्या है। जो जनप्रतिनिधि कानून है उसके अनुसार अगर कोई कैंडिडेट करप्ट प्रैक्टिस में इन्वॉल्व है और वो धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, संप्रदाय, भाषा या पैसे बांट रहा है और या कोई शराब बांट रहा है या कुछ और तरीके से भ्रष्टाचार कर रहा है, करप्ट प्रैक्टिस में इन्वॉल्व है और उसके हिसाब से अगर वो वोट मांग रहा है करप्ट प्रैक्टिस में इन्वॉल्व होके, तो उसके खिलाफ चुनाव याचिकाएं दायर की जा सकती है। उसका एक समय है 45 दिन। 45 दिन नतीजे आने से 45 दिन के भीतर आपको, अगर एग्रीव्ड पार्टी है, उसको 45 दिन के भीतर चुनाव याचिका दाखिल करनी पड़ती है। तो इस तरह की कुल 23 याचिकाएं पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के सामने आई हैं। अब मैं सिर्फ चुनाव याचिकाओं की बात कर रहा हूं, इसके अलावा रिट पिटिशंस भी हैं, SLPs जिसको बोलते हैं स्पेशल लीव पिटिशंस, वो भी हैं। चुनाव आयोग के खिलाफ अलग अलग तरह की पिटिशंस भी दाखिल की गई हैं, लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ चुनाव याचिकाओं से संबंधित, जिनका समय है 45 दिन का और उसमें करप्ट प्रैक्टिस के खिलाफ कितनी सारी याचिकाएं दाखिल की गई हैं उसके बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन लेकर मैं इस वीडियो में आया हूं। कुल 23 याचिकाएं जैसे मैंने बताया वो दाखिल की गई हैं। उनमें से 18 याचिकाएं जो हैं वो हैं बीजेपी के जीते हुए विधायकों के खिलाफ, कुल 18। 2 हैं कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, कांग्रेस के जो उम्मीदवार जीते हैं उनके खिलाफ, 18 और 2 20। और एक याचिका है INLD के उम्मीदवार के खिलाफ, एक याचिका है चुनाव आयोग के खिलाफ और एक याचिका जो है वो भी बीजेपी के उम्मीदवार के खिलाफ है, लेकिन उसमें कैंडिडेट जो बीजेपी के हैं वो चुनाव हार गए थे। तो कुल 23 याचिकाएं हैं जिनके बारे में मैंने आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन दी, जिनमें बीजेपी और कांग्रेस और एक जो है वो है निर्दलीय उम्मीदवार के खिलाफ भी, जो बहादुरगढ़ से जीते हैं। तो जो 18 है वो है बीजेपी के खिलाफ, एक निर्दलीय के खिलाफ, एक INLD के खिलाफ, 2 कांग्रेस पार्टी के खिलाफ और एक चुनाव आयोग के खिलाफ, CEO जो चीफ इलेक्शन ऑफिसर हरियाणा के, उनके खिलाफ। तो इस तरीके से कुल 23 याचिकाएं दाखिल की गई हैं और इनमें से एक याचिका जो चरखी दादरी की विधानसभा कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी थी, उनकी याचिका खारिज हो गई है। उसको खारिज करने का कारण था कि उसमें कुछ तकनीकी त्रुटियां थी जिनको वो कैंडिडेट दुरुस्त नहीं कर पाए, इसके चलते उनको खारिज कर दिया गया। और अब जो बची हैं वो याचिकाएं, उनमें से अधिकांश याचिकाएं या तो उन पर रिप्लाई मांगा गया है, नोटिस जारी किया गया है, कुछ को अभी टेकअप करना बाकी है और कुछ को अभी जो है उसमें 2-3 तारीखें हो गई हैं। इनमें से एक अहम महत्वपूर्ण याचिका जो है वो है पलवल से विधानसभा के चुनाव में प्रत्याशी रहे, कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार रहे करण सिंह दलाल की, और जो मैंने बताया कि वो गौरव गौतम के खिलाफ याचिका दाखिल की गई है। अब ये जो याचिकाएं हैं, इनमें अगर मैं आपको सारी बताऊं तो किस किस व्यक्ति ने याचिका दाखिल की है, कुल 23 याचिकाएं दाखिल हुई हैं और इनमें से अगर मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा मुझे आपसे नज़रें हटा के और इस लैपटॉप में देखना पड़ेगा,
तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। इसमें देखिए ब्रजेंद्र सिंह जो केवल 32 वोट से चुनाव हारे थे, उन्होंने भी याचिका दाखिल की है। उनकी याचिका कहती है कि जो बैलेट पेपर थे उनकी काउंटिंग नहीं हुई क्योंकि उनकी सील या उनका जो बारकोड था वो स्कैन नहीं हो रहा था। ये उन्होंने पिटीशन डाली है और चुनाव का जो नियम है उसका उल्लंघन किया है। इसी तरह करण सिंह दलाल का मैंने आपको बताया, एक विनय प्रताप सिंह हैं, उन्होंने भी पिटीशन डाली है धनेश अदलखा के खिलाफ। लखन सिंगला ने भी मंत्री विपुल गोयल के खिलाफ डाली है फरीदाबाद से। उदय भान पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने डाली है बीजेपी के। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष अतरलाल ने डाली है आरती सिंह के खिलाफ, ये भी मंत्री हैं आरती सिंह। अनिल मान ने डाली है, रणधीर पनिहार, सचिन कुंडू ने डाली। तो इस तरीके से पूरी डिटेल मैं आपको बताऊंगा तो शायद काफ़ी वक्त उसमें जाया होगा, लेकिन मुख्य तौर पर जो थी ये मैंने आपको बताई हैं और ये सब पिटीशंस दाखिल की गई हैं। अब सवाल ये उठता है कि इन पिटीशंस का मतलब क्या है। सबसे पहले तो हमको ये जानने की ज़रूरत है कि अगर इलेक्शन कमीशन जो बार बार ये बात कहता है, और पिछले जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे राजीव कुमार वो कहा करते थे कि गोल्ड स्टैंडर्ड इलेक्शन कमीशन अपनाता है चुनाव में, तो अगर ये गोल्ड स्टैंडर्ड्स हैं कि 90 में से 23 प्रत्याशी, 23 जो पिटीशंस हैं, 90 में से 23 लोग नाखुश हैं चुनाव की प्रक्रिया से और किसी न किसी तरीके से उनको लगता है कि चुनाव में गड़बड़ी हुई है, धांधली हुई है या फिर करप्ट प्रैक्टिस का इस्तेमाल हुआ है चुनाव जीतने के लिए, ऐसे 23 विधानसभा क्षेत्र हैं 90 में से, तो आप ये बताइए कैसे चुनाव पर भरोसा किया जाएगा। और देखिए इनमें से कुछ विधायक तो कुछ जो जिन्होंने याचिकाकर्ता हैं उनका कहना है कि कुछ तो इसमें ऐसे विधायक हैं जो बहुत बड़े मार्जिन से चुनाव जीते हैं लेकिन करप्ट प्रैक्टिस से जीते हैं। उनके खिलाफ चुनाव आयोग में भी इन लोगों ने एप्लीकेशन डाली है और उनके खिलाफ अब पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में भी ये लोग याचिकाकर्ता के तौर पर आए हैं। लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से तो जैसे आप जानते हैं कोई ख़ास रिस्पॉन्स मिलता नहीं है। तो अब ये लोग आए हैं चुनाव याचिका में और इसका क्या असर पड़ेगा अगर इन याचिकाओं पर हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है और अगर उनमें ट्रायल जल्द, अगर उनमें मामले की सुनवाई जल्दी ख़त्म हुई तो उसका नुकसान क्या हो सकता है। आप देखिए अगर इसमें मामले की सुनवाई जल्दी ख़त्म हो गई, अगर 1 साल के भीतर हो गई और अगर आधी पिटीशंस के बारे में भी, यह हाइपोथेटिकल है, लेकिन अगर आधी पिटीशंस के नतीजे अगर हम लोग कहें कि कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ जो 18 हैं उनमें से अगर 9 पिटीशंस के भी फैसले आए जो कि कांग्रेस के हक़ में होंगे या कांग्रेस उम्मीदवारों के हक़ में होंगे तो सरकार बदल जाएगी। क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी के बीच में जो अंतर है वो कितनी वोट, क्योंकि 48 लोकसभा सीटें, विधानसभा सीटें हैं बीजेपी के पास और 37 हैं कांग्रेस के पास, केवल इतना अंतर है। तलवार की नोक जैसा है, बहुत ही बैलेंस्ड ये जो अंतर है वो हमको दिख रहा है। और ऐसे में चुनाव याचिकाओं पर सुनवाई होना शुरू हो गई है, जवाब मांगे जा रहे हैं और मंत्री गौरव गौतम तो पहले से ही कठिनाई का सामना कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने इन जो करण दलाल की पिटीशन है उस पर रिप्लाई भी नहीं किया, उस पर जवाब भी नहीं दिया। तो वो तो चुनाव आयोग ने, हाईकोर्ट ने उस पर संज्ञान लिया, हाईकोर्ट ने उस पर सख्ताई दिखाई और कहा कि 3 दिन के भीतर जवाब दाखिल किया जाए। तो अगर इस तरीके से उनके नतीजे बदलेंगे, अगर इलेक्शन के नतीजे बदल गए तो सरकार को भी खतरा हो सकता है और अगर नतीजे नहीं बदले तो सरकार जैसी चल रही है वैसी चल रही है, लेकिन सवालों के घेरे में चुनाव आयोग हमेशा रहेगा। गोल्ड स्टैंडर्ड की बात करने वाले इलेक्शन कमीशन में आखिर इतनी कमियां उनके चुनाव में कैसे रह गई? क्या कोई व्यक्ति चुनाव में धर्म, जाति, संप्रदाय के आधार पर वोट मांगेगा और इलेक्शन कमीशन की नज़रों से बचा रहेगा? क्या कोई व्यक्ति शराब या दूसरे करप्ट प्रैक्टिस में इन्वॉल्व होगा, पैसे बांटेगा और चुनाव आयोग की नज़रें उस पर नहीं पड़ेंगी? और तो और हैरानी की बात यह है कि बीजेपी के हारे हुए प्रत्याशियों ने भी चुनाव में याचिकाएं दाखिल की हैं, मतलब उनको भी भरोसा नहीं है। और ये तो केवल चुनाव याचिकाएं हैं, इसके अलावा रिट पिटीशंस में गए हैं वो अलग हैं, इसके अलावा SLPs में गए हैं वो अलग हैं। तो कितनी सारी याचिकाएं दाखिल की गई हैं ये आप देखिए। चुनाव आयोग के कामकाज से लोग
कितने नाखुश हैं। अब इसके नतीजे जब आएंगे तो आपके सामने लेकर उसको हाजिर होऊंगा। अभी जो हमारे पास इंफॉर्मेशन थी, और ये डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है, इसके अलावा आपको कोई और चुनाव याचिका नहीं मिलेगी। ये पूरी कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल मैंने आपके साथ शेयर की है हरियाणा विधानसभा चुनाव में डाली गई याचिकाओं के बारे में, जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के भी डिटेल्स आपको मैंने दी है। इस वीडियो में इतना ही। आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.